Banking interview guidance? Confused where to start? Then you are at right place. The team which guided around 200 students, out of them 66 got selected in the last 5 years. Are you ready to learn and grow? If yes, don't forget to hit the subscribe button. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि इंटरव्यू के इस हर्डल को आप क्लियर करें और समझें कि किस तरह से इस चक्रव्यूह को भेदा जाता है। मैं बिहार ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने आरआरबी स्केल 1, आरआरबी स्केल 2, कैनरा बैंक पीओ, स्टेट बैंक पीओ, सिडबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2, इसके साथ ही आरआरबी स्केल 2 के इंटरव्यू में हिस्सा लिया है और इनमें से अधिकतर में मैंने बहुत ही अच्छा अंक हासिल किया है। मैं जानता हूँ कि इंटरव्यू के इस हर्डल को किस तरह क्लियर किया जाता है और इसे आप किस तरह एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पे बदलें, इसके लिए मैं आपके सामने अपनी जर्नी की कुछ बातों को साझा करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझ पे विश्वास रखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से अपनी सफलता की इस अंतिम ऊंचाई को आप हासिल करें। इंटरव्यू के नाम को सुनते ही आप में से अधिकतर के अंदर एक कंपन सी महसूस होती होगी। आपको एक डर महसूस होता होगा और आप में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि ये एक बहुत ही मुश्किल समस्या है जो आपके सामने आती है। लेकिन मैं आपके सामने अपनी जर्नी के कुछ बातों को रखना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा कि किस तरह से अपने आप को आप उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए सज्ज करें, तैयार करें, ताकि आप समझें कि सफलता के लिए आपके अंदर किन खूबियों का होना आवश्यक है। इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। इसमें एप्टीट्यूड की गणना नहीं की जाती। आपके प्रीलिम्स और मेंस में वो ये समझ चुके होते हैं कि आप किस किस खेत की मूली हैं, आपके अंदर कितना पानी है वो उन्हें पता चल चुका होता है। इस इंटरव्यू के प्रिपरेशन में मैं आपके सामने उन 6-7 महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखूँगा ताकि आप समझें कि दर चरण, स्टेप बाय स्टेप यू विल गेट टू नो कि किस तरह से उस एवरेस्ट की ऊँचाई तक आप पहुँचते हैं। मैं जो वो 6 या 7 चरण की बात कर रहा हूँ, वो सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। वो सीढ़ियों की तरह हैं, लेकिन हर सीढ़ी एक दूसरे से जिस तरह जुड़ी होती है, उसी तरह एक स्टेप दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि इन सभी बिंदुओं पर आप बराबर ध्यान रखेंगे और अपने अंदर उन खूबियों को विकसित करेंगे ताकि आपके लिए इंटरव्यू एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन के आए, ना कि समस्या। सबसे पहली बात जो आपको ये सब पता होनी चाहिए कि इंटरव्यू में जाने से पहले आप एक मोटो अपने मन में बैठा लें कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको कुछ बेहद आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उन रूटीन प्रश्नों के उत्तर देते हुए, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये बहुत ही रूटीन सा प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन जो आप में से 90% लोगों से किया जाएगा। आप इसकी तैयारी करके जाएंगे। व्हाट आर योर हॉबीज, आप किसकी तैयारी करके जाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, क्योंकि इंटरव्यू एक इनफॉर्मल बातचीत होती है, वो फॉर्मल एप्लीकेशन का आदान प्रदान नहीं होता है कि उनमें सिर्फ पॉइंट वाइज उन्हीं बातों पर चर्चा की जाएगी जिन पॉइंट्स की चर्चा पहले से की जा चुकी होती है। यहाँ पे बातचीत के क्रम में कुछ बातें ऐसी निकल के सामने आएंगी जिनकी आशा आपने नहीं की होगी कि मुझे इन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, लेकिन वो प्रश्न सामने आ जाते हैं। तो आपको उन प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए खुद को तैयार रखना होता है। साथ ही साथ इन बातों को भी समझना होता है कि अगर आप उस प्रश्न का उत्तर सही से नहीं दे पाते हैं तो आपको ना कहना आना चाहिए। आपको मैं एक उदाहरण बतलाता हूँ। जब मैंने अपने आरआरबी स्केल 1 का एग्जामिनेशन क्लियर किया था, तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया हुआ था। बट एक ऐसी चीज़ जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, नॉट इवन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ द ड्रीम, कि मुझे रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनाने के लिए कह दिया गया, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक सी बात है, क्योंकि ना मैं हिंदी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, ना ही मैं रामधारी सिंह दिनकर के परिवार या उनके घर या उनके ज़िले से आता हूँ। लेकिन मुझसे क्वेश्चन किया गया, रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनाइए। ये अलग बात है कि मैंने उस अनएक्सपेक्टेड चीज़ को बेहतर ढंग से डील किया और आई केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स।
मैं इन्हीं बातों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक्सपेक्ट कीजिए कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पूछी जाएँगी। दूसरी चीज़, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी पर्सनैलिटी पे डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको बैंक में काम करते वक़्त बहुत काम आएगी। इस कारण से ये एक ऐसी प्रैक्टिकल स्किल है जिसके लिए हर इंटरव्यूअर आपके अंदर उस खूबी को तलाशने की कोशिश करता है। जब आप 100 लोगों की भीड़ के सामने अ, शांति से अपनी बातों को रख पाएँगे और उन लोगों को कन्विंस कर पाएँगे कि सरकार की पॉलिसी में या बैंक की पॉलिसी की क्या ज़रूरत है, तो आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल की क्या आवश्यकता है। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल को जितने ही बेहतर ढंग से आप इंटरव्यूअर के सामने रखते हैं, तो आपके लिए काम उतना ही आसान हो जाता है। तीसरी चीज़ है अटायर। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है आपकी ज़िंदगी का। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप बेस्ट दिखें उस दिन। आप अपना बेस्ट वर्ज़न वहाँ पेश करें। तो आपको अपने बेस्ट को सामने लाने के लिए उस ड्रेसिंग सेंस को अपनाना पड़ेगा जो आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग हो, लेकिन फॉर्मल आउटलुक में सुंदर भी लगे। उदाहरण के तौर पे अगर आप जो कि नॉर्मली आप में से अधिकतर जा रहे होंगे कि पीओ के इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपके अटायर को लेकर के आपको बिल्कुल कॉन्शियस रहना चाहिए कि आपका अटायर उन फॉर्मल लुक्स को ध्यान में रख कर के फॉलो उस ट्रेंड को फॉलो करता हो, जो हाल के समय में ज़्यादातर जगहों पे चल रहा हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ढीली पतलून और ढीली शर्ट पहन के आज के इंटरव्यू में जाएँगे, तो वो बहुत ही अजीब लगेगा। लेकिन आप आज से 20 साल के इंटरव्यू में आराम से जा सकते थे। हाँ, अभी के समय में आप ब्लैक पैंट को पहनना उतना प्रेफ़रेबल नहीं मानते हैं, पर एक समय में ब्लैक पैंट को पहनना बहुत ही अच्छा फॉर्मल लुक माना जाता था। तो उस चीज़ को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप किस कपड़े में कंफर्टेबल हो, किस कपड़े में आप अच्छे दिखते हो, कौन-सा कलर आप पे सूट करता है। लेकिन इसके साथ ये भी देखना होता है कि कौन-सी लक्ष्मण रेखा है जिसको पार आप नहीं कर सकते इंटरव्यू के दौरान। चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले इंसान को आपके अंदर एक ऑफिसर की काबिलियत दिखे। आप जब एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो आपकी सफलता से बस एक कदम दूर की कहानी होती है। और उस समय उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए, इंटरव्यूअर को ये दिखना चाहिए आपके अंदर कि आपके अंदर वो खूबियाँ हैं जो उस इंसान के अंदर वो देखना चाहते हैं। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह से बूस्ट अप करेंगे इस जर्नी के दौरान मैं उस अ, उस अध्याय पे भी बात करूँगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी बात करूँगा और आपको समझाऊँगा कि अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह बूस्ट करें और किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को आप दिखा सकें। अपने कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का अंतर समझना होगा आपको। एरोगेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट में जितना अंतर होता है, उतना ही अंतर होता है ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच का। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना है, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं दिखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए कि आप बहुत ही अजीब दिख रहे हों, आपकी बातें कुछ और कह रही हों और आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रहा हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को बहुत हद तक बयाँ कर देती है। अगली बिंदु जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर। आपने जो पढ़ा है अपने इंटरमीडिएट के दौरान, अपने ग्रेजुएशन के दौरान, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में थोड़ी-सी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की हुई है, तो मुझे बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, ये पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आपने अगर फिजिक्स से ऑनर्स किया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन के लॉ के क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। ये बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस हैं जो आपको अगर उनके उत्तर आते हैं तो आपकी एक बेहतर इमेज बनती है, पर अगर आपके उनके उत्तर नहीं आते तो आपकी इमेज अचानक से खराब बन सकती है। तो आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर इकट्ठा करिए और उसके ऊपर थोड़ी-सी एनालिसिस भी कीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो आप लोग अधिकतर मिस कर देते हैं कि करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को हम मेंस में जिस तरह से पढ़ते हैं, उस तरह से इंटरव्यू में नहीं पढ़ना होता है। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिटेल्ड एंड थॉरो नॉलेज इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से हमें गेन करनी होती है। उदाहरण के तौर पे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर किस तारीख को हुआ था, क्यों हुआ था, ये सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में किन ऑफिसर्स ने प्रोएक्टिवली भाग लिया था, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था, ऑपरेशन सिंदूर के समय डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बातें कही और उनकी बातें कितनी लॉजिकल थी। ये बात जरूर ध्यान रखें कि किसी भी मुद्दे पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट से बचना होता है।
आपको पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट नहीं देना है, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टैंड नहीं होता है। वहाँ पे हमें अपने मन के व्यूज़ को बिल्कुल बैलेंस्ड वे में, देश को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कहना होता है। वहाँ पे हमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है जो कि सोसाइटी में पॉलिटिकली डिवीजन पैदा करे। तो मैं बात कर रहा था करंट अफेयर्स के ऊपर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से इम्पैक्ट डाल रही है। सिंधु जल समझौता क्या है, सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी जो वर्ल्ड बैंक ने क्यों करवाया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इन टॉपिक्स के ऊपर जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि वो जब डीप में किसी क्वेश्चन के उतरें तो आप उसका उत्तर दे सकें। इसके अलावा एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको बतलाना चाहूँगा वो ये है कि आपको हमेशा पोलाइट रहना है। अपने पोलाइटनेस के द्वारा आप बहुत सारे लोगों को जीत सकते हैं। ये आपको पता होगा या नहीं होगा तो आप देख लेंगे, जब आप पब्लिक लाइफ में भी जाएंगे तो आप समझेंगे कि आपकी पोलाइटनेस कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है सामने वाले के बिहेवियर के ऊपर। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा।